सो वेलकम टू द जीएस रूम। फाइनली हम अपने लेक्चर्स के साथ वापस आ गए हैं। तो आज का हमारा लेक्चर मौर्यन एम्पायर के ऊपर होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने महाजनपद काल को पढ़ा था और जाते जाते हमने देखा था किस तरीके से 16 महाजनपद में से जो मगध महाजनपद होता है वो सबसे पावरफुल निकलता है और वो धीरे धीरे एक एक करके सारे महाजनपदों को अपने अंडर ले लेता है। इस तरीके से एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा अंपायर तैयार होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे मौर्यन एम्पायर का। तो ये जो सामने आपके मैप दिख रहा है इसमें आपको मौर्यन एम्पायर दिख रहा होगा। तो देखो मौर्यन एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला है। ये नॉर्थ वेस्ट, आपका नॉर्थ वेस्ट फैला है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में आप इसको देख सकते हो, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है। देन ईस्ट में ये आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल कवर करे हुए है और साउथ में आंध्र प्रदेश के कुछ कुछ पार्ट कवर करता है, थोड़ा सा कर्नाटक के पार्ट कवर करता है, डेक्कन को कवर करता है, गुजरात, राजस्थान कवर करता हुआ इस तरीके से चारों डायरेक्शन में फैला हुआ एम्पायर है, एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर है। अब इसमें इस मैप में आप बहुत सारी कैपिटल, रीजनल कैपिटल देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट को देख सकते हैं। तो इस मैप को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे भी एक मैप है जिसमें अशोक के एडिक्ट्स हैं, ठीक है। इनको आप ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ पे हैं। शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, दिल्ली टोपारा, लुम्बिनी, रामपुरवा, नंदनगढ़, ठीक है। इन सबको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमारा जो मौर्यन एम्पायर है इसे कौन फॉर्म करता है? इसे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त आपका इसे फॉर्म करता है। और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि किस तरीके से चाणक्य चंद्रगुप्त को रेस करते हैं नंद डायनेस्टी को खत्म करने के लिए। और फाइनली 322 ईसा पूर्व में 322 बीसी में चंद्रगुप्त हमारा राजा बनता है और ये 299 कब तक? 299 बीसी तक ये मौर्यन अंपायर को संभालता है। ये मौर्यन अंपायर को चारों डायरेक्शन में फैलाता है। इसके साथ जो मौर्यन अंपायर होता है वो आपका पूरा एक अर्बनाइज्ड कैसा अंपायर होता है? पूरा एक अर्बनाइज्ड अंपायर होता है, नगरीकृत अंपायर होता है। इसमें गांव देहात होते हैं, विलेजेस वगैरह होते हैं, लेकिन पूरा एक अर्बनाइज्ड अंपायर होता है जो कि आपका 5 प्रोविंसेस में बटा होता है। 5 प्रोविंसेस में ये आपका पूरा मौर्यन साम्राज्य बटा होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सोशल इकोनॉमिक चेंजेस भी बहुत आए थे। जैसे आप सोसाइटी को देखोगे, अब अर्थशास्त्र के हिसाब से सोसाइटी तो 7 पार्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। 7 पार्ट में डिवाइडेड थी। इसी तरीके से जो मैगस्थनीज थे उसने भी सोसाइटी को बोला था कि सोसाइटी 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अर्थशास्त्र भी इसे 7 पार्ट में बताती है और मैगस्थनीज भी 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इकोनॉमी देखेंगे तो बहुत एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि आपने पढ़ा था आयरन मटेरियल कल्चर तो ऑलरेडी डेवलप हो गया था, आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, ये सब ऑलरेडी आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमी रन, मतलब एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। और 1/6 जो आपका टोटल जो प्रोड्यूस होता था वो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा कॉइन सिस्टम, करेंसी सिस्टम आ गया था। पंच्ड मार्क कॉइन्स जो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे कि पंच्ड मार्क कॉइन्स स्टार्ट हो जाते हैं। टैक्सेशन सिस्टम, एक इलेबोरेट टैक्सेशन सिस्टम आ जाता है और कई सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए अब कई सारे ऑफिसर्स आ जाएंगे, ठीक है। और कई सारे डिपार्टमेंट्स बनेंगे, ठीक है। ऑफिसर्स को हम अध्यक्ष कहेंगे, ऑफिसर्स को हम क्या कहेंगे? अध्यक्ष कहेंगे। आपके जो अध्यक्ष होंगे वो ऑफिसर्स होंगे आपके। इसी तरीके से टोटल 27 अध्यक्षा अर्थशास्त्र के हिसाब से हैं, मतलब 27 सुपरिटेंडेंट्स बोले जाते हैं जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। अब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता रहेगा मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा कि देखो ये एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। पूरी अच्छी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेशन रन करता था। प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस आपके डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थे, डिस्ट्रिक्ट आपके टाउन्स में डिवाइडेड थे, टाउन्स में कई सारे विलेजेस होते थे, टाउन्स के अंडर मतलब उसकी से छोटी यूनिट विलेजेस होती। तो इस तरीके से पूरा एक एलैबोरेट सिस्टम था। अब आप मटेरियल कल्चर भी देख सकते हो किस तरीके से आप यहाँ पे, ये एक स्टोन पिलर है, ठीक है। ये एक स्टोन पिलर है, सारनाथ में जो एक स्टोन पिलर है उसकी इमेज दे रखी है। और ये लॉइन कैपिटल है अशोक की, इसके टॉप पे इस पिलर के एक लॉइन बना हुआ है। और यहीं से हमारा जो एम्बलम लिया गया है, अशोक का एम्बलम लिया गया है, वो यहीं से लिया गया है। तो अब देखो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे
आर्ट और क्राफ्ट यानी आर्ट और क्राफ्ट आर्किटेक्चर का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। और ज़्यादातर जो इनके पिलर थे ना वो सिंगल स्टोन पे बने थे। किस पे बने थे? सिंगल स्टोन पे बने थे, यानी मैसनरी का वर्क होता था। ठीक है, अब ये देखो, ये जो हमें जानकारी मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में वो हमें ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, अशोक के लिखे गए इंस्क्रिप्शन से मिलती है, रॉक एडिक्ट्स, उसके बाद पिलर एडिक्ट्स, उसके बाद केव एडिक्ट्स। ठीक है, तो ये सारे इंस्क्रिप्शन है जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये प्राकृतिक, ज़्यादातर प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। और इसके अलावा भी कई बुक हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैसे दीपवंश है, महावंश है, इनसे भी हमें मौर्यन के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। इसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखो, ये पंच मार्क्स कॉइन्स हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉइन्स होते थे, मतलब कोई प्रॉपर डिज़ाइन तो नहीं होती थी, लेकिन हाँ बस सिल्वर के आपके कॉइन्स थे। अभी ध्यान रखना, ये गोल्ड नहीं था, ये सिल्वर था आपका। ये जो कॉइन्स थे सिल्वर था, थोड़े से इरेगुलर शेप के कॉइन्स हुआ करते थे। अब ये देखो, ये अशोक ने क्या किया था, लोमहर्ष की गुफाएं। ठीक है, लोम ऋषि की गुफाएं, आपकी लोम ऋषि की गुफा का डिजाइन है। ये गुफा थी जिसको प्रॉपरली अशोक ने कटवाया था, और अशोक ने कटवाने के बाद इसको बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दे दिया था मोनेस्ट्री की तरह यूज करने के लिए। अब भाई अपने एमसीक्यू पे चलते हैं, और बाकी जो जानकारी है ना वो एमसीक्यू के थ्रू कवर करते चलेंगे। तो अब मौर्यन अंपायर, मौर्यन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य हमारा आता है, राजा बनता है, और ये धनानंद को हराता है। ठीक है, और उसके बाद ये 299 बीसी तक राजा रहता है। ठीक है, 299 ईसा पूर्व तक राजा रहता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये भाई सेल्यूकस कौन था? ठीक है, ये एक ग्रीक रूलर था। अब ये ग्रीक रूलर होने के साथ साथ कौन था? जो हमारा अलेक्जेंडर, ठीक है, सिकंदर जो आया था भारत पे, तो उसने नॉर्थ वेस्ट वाले, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में जो कब्जा किया था, तो उसके बाद वो अपना एक दूत बैठा गया था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अपना दूत बैठा गया था, तो वही था ये अलेक्जेंडर का एक तरीके से दूत रहता है, एम्बेसडर रहता है सेल्यूकस निकेटर। तो अब जिस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक टारगेट और होता है कि नॉर्थ वेस्ट वाली जो बाउंड्री है इंडिया की, उसको सिक्योर किया जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बाहर से अटैक आपके नॉर्थ वेस्ट वाली बाउंड्री से होते थे। तो सेल्यूकस निकेटर आपको समझ में आ गया वो कौन होगा। तो सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत था, और सेल्यूकस निकेटर को एक युद्ध होता है 305 बीसी में। ठीक है, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का एक वॉर होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। अब हारने के बाद क्या करता है सेल्यूकस निकेटर? कुछ 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट करता है, साथ में अपनी बेटी हेलेना की शादी करवा देता है। इसके अलावा जब आगे आप मैप जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ एरिया है, जैसे जेट्रोशिया हो गया, ठीक है, जेट्रोशिया हो गया, आर्कोशिया हो गया आपके, ये एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। जेट्रोशिया, आर्कोशिया, एरियान, ये एरिया, ये सारे एरियाज, और पेरुपेनिडाई, ये सारे एरियाज आपको दे देता है। ये बेसिकली काबुल कांधार के आसपास के लोकेटेड एरिया हैं, तो इनको मैप में जाके देखना। तो ये इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है 305 बीसी में। और साथ साथ जो सेल्यूकस निकेटर होता है वो एक दार्शनिक भेजता है इसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम होता है मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज इसका नाम होता है। मेगास्थनीज 304 से 299 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। ठीक है, अब इसी मेगास्थनीज से ने इंडिका लिखी थी। अब मेंस में क्या आता है, मेंस में कई बार जो मेगास्थनीज की इंडिका पर और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को एनालाइज करने के लिए आता है कि किस तरीके से हमें फ्रेम करना होगा, कि किस तरीके से ये दोनों बुकें मौर्यन अंपायर की इमेज को प्रेजेंट करती हैं, या कई बार जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है भाई कि विच मौर्यन रूलर इज नोन एज देवनाम प्रिया। अब ठीक है, अब देवनाम प्रिया किस मौर्य शासक को कहा जाता था? बिंदुसार को कहते थे, अशोक को कहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को कहते थे, या बृहद्रथ को कहते थे? ठीक है, तो जो देवनाम प्रिया था बेसिकली वो अशोक का नाम था। ठीक है, अशोक
ने टाइटल अपनाया था देव नाम प्रिया, दैट इज कॉल्ड बिलवेड ऑफ गॉड, भगवान का प्यारा। ठीक है, भगवान को जो प्रिय था, बिलवेड ऑफ गॉड, इसे कहते थे देव नाम प्रिया। और अशोक के जितने भी आपको इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, चाहे वो रॉक एडिक्ट्स हों, पिलर एडिक्ट्स हों, उनमें ज़्यादातर इसका नाम अशोक नहीं बल्कि आपको देव नाम प्रिया दिखेगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कौन से मौर्यन रूलर को देवनाम प्रिया कहा जाता था। वो देवनाम प्रिया जो टाइटल अपनाया था वो अशोक ने अपनाया था। ठीक है, देवनाम प्रिया और पियदस्सी। ठीक है, पियदस्सी, ये दोनों टाइटल इसी के थे। ठीक है, बेसिकली जो पियदस्सी था इसका राजकीय नाम था, ये राजकीय नाम था। ठीक है, जो पियदस्सी था ये इसका अशोक का राजकीय नाम था। ठीक है, ऑफिशियल जो नेम था वो पियदस्सी था। और देव नाम प्रिया मीन्स बिलवेड ऑफ गॉड वाज द टाइटल अडॉप्टेड बाय अशोक। तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोड बुक अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो बुक थी वो आपकी किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी, अशोक ने लिखी थी, बिंबिसार ने लिखी थी वो, या मैगस्थनीज ने लिखी थी? तो मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई बुक मैंने आपको बता दिया है, इंडिका। अभी जो ये जो बुकें हैं ना, जैसे चाणक्य ने लिखी थी आपकी अर्थशास्त्र, तो ध्यान रखना चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। तो अब ये जो बुकें हैं इनके जो एक्चुअल स्वरूप में ये बुकें थी वैसी आज ये नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये बुकों के ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, रूइन हो चुकी है, इसके पेजेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो कुछ मोटा मोटा आउटले इसका हमें मिलता है। ठीक है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, कुछ रिमेन्स इस बुक्स के मिलते हैं, तो उसी के बेसिस में हम मौर्य अंपायर की इमेज फ्रेम करने की कोशिश करते हैं कि मौर्य अंपायर ऐसा था। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच मौर्यन किंग एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर कलिंग वॉर। ठीक है, तो किस मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये हमारा बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, या बृहद्रथ था? देखो, अब अशोक के बारे में कुछ जान लो। ठीक है, कुछ बातें जान लो। जैसे आपने चंद्रगुप्त के बारे में बातें जानी कि ये 299 बीसी के बाद ये हट जाता है। उसके बाद आपका 299 बीसी से लेकर 273 बीसी तक बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार राजा रहता है, और बिंदुसार का ही बेटा होता है अशोक। बिंदुसार राजा रहता है, इसका ही बेटा होता है अशोक। तो बिंदुसार के बाद आता है अशोक। अब अशोक का टाइम पीरियड रहता है 273 से लेके 232 बीसी तक। कब तक रहता है? 273 से 232 बीसी तक अशोक का टाइम पीरियड रहता है। अब अशोक क्या करता है? अशोक अपने राज्य को बहुत और ज़्यादा फैलाता है, कई युद्ध करता है, जिसमें से जो मेन युद्ध है वो आपका कलिंग युद्ध रहता है। ठीक है, कलिंग वॉर रहता है। अब इसके एक रॉक एडिक्ट है, जो रॉक एडिक्ट 13 नंबर का है। ठीक है, 13th रॉक एडिक्ट है इसका, जो शिलालेख 13वें नंबर का है, उससे हमें कलिंग वॉर के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉक एडिक्ट 13 नंबर से कलिंग वॉर के बारे में पता चलता है। इसमें बोला जाता है कलिंग में लगभग जो अशोक होता है वो 1 लाख, कितने 1 लाख लोगों को मार देता है, और लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख के आसपास लोगों को प्रिजनर, ठीक है, एज अ प्रिजनर, वॉर प्रिजनर कैप्टिव कर लेता है। तो ये सबसे खतरनाक वॉर था जो अशोक की लाइफ का, जिसमें से कलिंग पे अटैक करता है और लगभग लगभग कितने 1 लाख लोगों को मार देता है और 1.5 लाख लोगों को एज अ प्रिजनर्स रख लेता है। बाद में ये इनको पाटलिपुत्र ले जाता है और इनको एग्रीकल्चर के काम में एज अ स्लेव लगा देता है। लेकिन यही जो वॉर था ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। इस मैस्केयर को देख के अशोक का जो हृदय होता है वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके वो टर्निंग पॉइंट रहता है ये वॉर। उसकी लाइफ में इतना मैस्केयर देखने के बाद उसका दिमाग एकदम से चेंज हो जाता है। फाइनली वो वॉर को एंड करता है और पीस की तरफ जाता है। इसी के बाद बुद्धिज्म अडॉप्ट करता है और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करता है अशोक। इसी के बाद से बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार पूरे भारत में होता है। भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, अशोक के जो भी डॉटर्स होते हैं, ठीक है, सन डॉटर्स होते हैं, उसके बाद ग्रैंड सन होती हैं, ग्रैंड डॉटर्स होती हैं, इन सबको अशोक लगा देता है बुद्धिज्म प्रमोट करने में। इवन अपनी प्रजा को भी बुद्धिज्म प्रमोट करने में लगा देता है। ठीक है, तो अब हमने एक पॉइंट यहाँ से देखा, देखो यहाँ पे स्लेव्स वाला कॉन्सेप्ट था। अशोक ने जो 1.5 लाख लोगों को, प्रिजनर्स को कैप्टिव किया था, उनको बंदी बनाया था, उनको ये पाटलिपुत्र ले जाकर एज अ स्लेव यूज करता है और एग्रीकल्चर वर्क में लगा देता है। ठीक है, अब
तो अब हमारा कौन सा भाई किंग था, विच मौर्यन किंग एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर कलिंग वॉर, वो आपका अशोक था। अब बेसिकली कलिंग वॉर होता कब है, कलिंग वॉर होता है 261 बीसी में। ये भी जानकारी हमें अशोक के रॉक एडिक्ट से मिलती है, मेजर रॉक एडिक्ट से, यानी वृहद शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि 261 बीसी में ये आपका कलिंग वॉर होता है। बेसिकली उसमें लिखा है कि अशोक के जो कॉर्नेशन होता है, ठीक है, जब वो राजा बनता है 269 बीसी में, उसके राजा बनने के 8 वर्ष बाद वो कलिंग पर अटैक करता है। तो जो उसका कॉर्नेशन का टाइम पीरियड था, राजा बनने का टाइम पीरियड था, 269 बीसी था। अब आप कहेंगे तो अशोक 273 बीसी में गया था, तो 4 साल ये क्या करता है, 4 साल ये अपने भाइयों से युद्ध करता है। ऐसा बोला जाता है अशोक के 100 भाइयों में से 99 भाइयों को इसने मार दिया था, एक भाई बचा था इसका तिस्स करके, जिसको अशोक छोड़ देता है, लेकिन बाद में इसको भी मरवा देता है। तो 4 साल अपने भाइयों से युद्ध लड़ता रहता है, 100 में से 99 अपने भाइयों को मरवा देता है, फिर 269 बीसी में ये राजा बनता है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं कि विच इंस्क्रिप्शन मेंशन द नेम अशोक, किस किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। ठीक है भाई, अभी मैंने आपको बताया जो अशोक का नाम है उसके जितने भी इंस्क्रिप्शन है, ज्यादातर उसका नाम क्या नाम है, देवनाम प्रिया, देवनाम प्रिया, देवनाम प्रिया, ये नाम आपका मेंशन है। और एक चीज और है, अशोक के जितने भी ज्यादातर जो आपके अभिलेख थे, जो इंस्क्रिप्शन थे, वो प्राकृत लैंग्वेज में थे। सारे नहीं थे, लेकिन मेजोरिटी जो भी आपके थे वो प्राकृत लैंग्वेज में थे, और उनमें सभी का में नाम देवनाम प्रिया था। अब कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शन थे जहां पे अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो कहाँ मिलता है, गिरनर, मस्की, सांची, सारनाथ। तो बेसिकली मस्की, ठीक है, मस्की इज द राइट आंसर, मस्की में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब इसके अलावा 3 जगह और थी, ठीक है, मस्की, निट्टूर, ठीक है, मस्की हो गया, निट्टूर हो गया, और आपका उदय गोलान हो गया। ठीक है, अब ये सब जगह देखना मैप में कहाँ है, मैंने जो मैप आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, तो उसमें ये सारी चीजें मार्क हैं, आपका मस्की, निट्टूर और गुर्जरा। ठीक है, मस्की, निट्टूर और गुर्जरा, गुर्जरा, ठीक है, मस्की, निट्टूर, गुर्जरा और उदय गोलान, इन 4 जगहों पे अशोक का नाम अशोक मेंशन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लास्ट रूलर कौन था मौर्यन डायनेस्टी का। तो भाई लास्ट रूलर जो था मौर्यन डायनेस्टी का वो था बृहद्रथ। 185 बीसी के आसपास मौर्यन डायनेस्टी एंड हो जाती है। अब आपको बताना है कि मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, बृहद्रथ को मारा किसने था। इसके बाद आपकी शुंग डायनेस्टी आ जाती है, तो अब इसको मारा किसने था, बेसिकली इसको मारा था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग रहता है, मौर्यन डायनेस्टी का ही एक मिलिट्री कमांडर होता है, वो इसके अंतिम राजा बृहद्रथ को मार के शुंग डायनेस्टी फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अब हु वॉज नोन एज अमित्रघात, अमित्रघात किसे कहा जाता था। ठीक है, बिंदुसार को कहते थे, अशोक को कहते थे, चंद्रगुप्त को कहते थे, या बृहद्रथ को कहते थे। बेसिकली आपने अशोक का नाम तो देख लिया, ठीक है, तो बिंदुसार को कहते थे, इसको कहा जाता था अमित्रघात। इसे बेसिकली जो ग्रीक राइटर्स होते थे, यूनानी लेखक होते थे, उसे अमित्रघात बोलते थे, या अमितोचेटस। ठीक है, अमितोचेटस भी बोला जाता था इसी को, अमितोचेटस। ठीक है, अमितोचेटस बोला जाता था बिंदुसार को आपका। अब बिंदुसार के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि बिंदुसार के समय जो सीरिया का राजा था एंटियोकस, ठीक है, जो सीरिया का राजा था, सीरिया का किंग था एंटियोकस, उसने एक दार्शनिक भेजा था जिसका नाम था डेमेकस। डेमेकस नाम का जो दार्शनिक होता है वो भेजता है आपका सीरिया का राजा एंटियोकस। इसके अलावा जो इजिप्ट का राजा होता है आपका टॉलमी फिलाडेल्फस, वो डायनोशियस नाम का एक दार्शनिक भेजता है, या दूत भेजता है, डायनोशियस नाम का एक दूत भेजता है। तो ध्यान रखना, जो डेमेकस और डायनोशियस थे, ये कहाँ कहाँ से आए थे, डेमेकस आपका सीरिया से आया था और डायनोशियस इजिप्ट से आया था। इजिप्ट का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने इनको भेजा था। ठीक है, और एक चीज और आप देख सकते हो कि जब बिंदुसार होता है तो इसके समय अशोक अवंती का राजा होता है। कहाँ का राजा होता है, अवंती का राजा होता है। इसके अलावा जब बिंदुसार राजा होता है तो तक्षशिला में एक विरोध उठता है, जो जिसे दबाने के लिए अशोक को
बिंदुसार भेजता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मौर्यन एम्पायर सेंट बुद्धिस्ट मिशंस टू श्रीलंका? किस मौर्य सम्राट ने श्रीलंका में बुद्ध मिशन भेजे थे? तो मैंने अभी आपको बताया था, जो अशोक था कलिंग वॉर के बाद वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाता है बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए। वो कई सारे आपकी गुफाओं का निर्माण कराता है और उन्हें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाता है और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को गिफ्ट कर देता है, जैसे सुदामा की पहाड़ियाँ, कर्ण चौपड़ की पहाड़ियाँ, ठीक है, लोम ऋषि की पहाड़ियाँ। तो इस तरीके से सारी गुफाओं को कटवा कर उनको मोनेस्ट्री बनवा के उनको गिफ्ट कर देता है। इसके अलावा जितने भी उसके ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर सन्स होते हैं, उन सबको अलग अलग देशों में भेजता है, ठीक है, कि बुद्धिज़्म का प्रचार करना है। और इसी तर्ज पर वो रॉक एडिक्ट्स कंस्ट्रक्ट करवाता है, मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स, जिसमें जिसमें वो लिखवाता है धम्म के बारे में, ठीक है, जिसमें में वो लिखवाता है धम्म क्या होगा, धम्म को कैसे फॉलो किया जाएगा, अशोक के क्या गाइडलाइंस हैं, साम्राज्य उसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना चाहिए धम्म के हिसाब से। तो जो आपका बुद्धिस्ट मिशन था श्रीलंका में भेजने वाला अशोक था। अब इसने किसे भेजा था? इसने भेजा था महेंद्र, अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को, ठीक है, बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजता है आपका ये बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्म वॉज प्रोपोगेटेड बाय विच मौर्यन एम्पायर? तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि धम्म की अवधारणा को किस मौर्य सम्राट ने प्रचारित किया था। तो ये बेसिकली हमारा अशोक ने किया था। अब ध्यान रखना कि भाई जो 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स है ना अशोक के, इसको जरूर पढ़ लेना, इसको छोड़ के मत जाना। जो वृहद शिलालेख है मेजर रॉक एडिक्ट्स, जो 13 इन नंबर्स हैं, 13 हैं ये टोटल नंबर में, और ये 8 जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है, 8 जगहों पे पाए जाते हैं। तो इनको पढ़ जरूर लेना। जैसे पहले रॉक एडिक्ट्स में आपका लिखा होता है कि एनिमल सेक्रीफाइस बंद करना होगा, फिर एक रॉक एडिक्ट्स में बोधि यात्रा के बारे में लिखा होता है, एक में लिखा होता है कलिंग वॉर के बारे में लिखा होता है, एक रॉक एडिक्ट्स में अशोक कहता है कि वो चाहे जहाँ भी हो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके लोगों के बारे में, जनता के बारे में हर टाइम हर एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो इस तरीके से टोटल 13 जो आपके रॉक एडिक्ट्स हैं, जिनमें कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन लिए लिखे हुए हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। तो अब अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये आपने पढ़ ही लिया था कि ये कौन था। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था और मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका, ठीक है, इंडिका। अब इस बुक में बहुत सारे मतलब बेकार की चीज़ें थोड़ा सा ये लिखता है, जैसे लिखता है कि भारत में ऐसी चींटियां पाई जाती थी जो सोना खोजती थी। तो इसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आता है मेंस में, ठीक है। चलो ये तो मेंस का पॉइंट हो गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली, ये बेसिकली पाटलिपुत्र थी। अब पाटलिपुत्र बहुत ही, जो हमें अर्थशास्त्र और इंडिका से पता चलता है, पाटलिपुत्र एक वेल डेवलप्ड सिटी थी, बहुत अच्छी डेवलप्ड सिटी थी। ऐसा बोलते हैं पाटलिपुत्र में टोटल आपकी 5 कमिटीज थी, ठीक है, सॉरी टोटल 6 कमिटीज थी और हर कमिटी में 5 मेंबर्स होते थे। तो यानी 6 इंटू 5 टोटल 30 मेंबर्स होती थी, 30 मेंबर्स थे जो वेलफेयर देखते थे, जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, ये कमिटीज आपकी। और बेसिकली आपका जो पाटलिपुत्र था, तो जहाँ पे ये लोग रहते थे, वो जितने भी किंग्स थे वो रहते थे, वो ज़्यादातर आपके वुडन के पैलेस थे। किसके पैलेस थे? वुडन के पैलेस हुआ करते थे, ठीक है, ये सारे वुडन के पैलेस थे और इसमें रॉक वर्क बहुत अच्छा सा मिलता है। और पाटलिपुत्र आपको पता होगा कि कई नदियों के किनारे लोकेटेड है। लास्ट मैंने लेक्चर में बताया था, पाटलिपुत्र को बेसिकली जो बोला जाता है जलदुर्ग भी बोला जाता है, वाटर फोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये 4 नदियों से घिरा हुआ है आपका। अब ये कौन कौन सी नदियां आपको बतानी है? एक गंगा हो गई, एक सोन हो गई, एक पुनपुन हो गई, तो चौथी नदी कौन सी है कमेंट करके बताना, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था। वो मतलब टोटल 6 कमिटीज थी, हर कमिटी में 5 मेंबर्स होते थे। वो इस तरीके से ये कमिटी आज इस एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती थी और बड़ी इफेक्टिवली रन करती थी, ठीक है।
अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ कलिंग ड्यूरिंग इन्वेजन बाय अशोक। अब जब अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर तो उस समय आपका कौन राजा था? ठीक है, तो अनंथा पद्मनाभ थे या महापद्मनंद थे या महेंद्र थे या नंदिवर्धन था? तो अब आप बताना है कि भाई कौन था जब अशोक कलिंग पर अटैक करता है तो उस टाइम पे कलिंग का रूलर कौन था? तो जो हमारे राजा थे वो कौन थे? अनंत पद्मनाभ थे। ठीक है, ये आपके अनंत पद्मनाभ थे। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अशोक कलिंग पर अटैक करता है तो जो ये वॉर हुआ था कलिंग वॉर, वो अशोक और अनंत पद्मनाभ के बीच में हुआ था। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, महाभारत, रामायण। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इनमें से अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य ने लिखा था। अब अर्थशास्त्र में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई। इसमें बताया था सोसाइटी का डिवीजन कैसे होता है। बेसिकली सोसाइटी वर्ण सिस्टम पर बेस्ड होती है। फिर इसी में सप्तांग थ्योरी दी थी कि सोसाइटी के 7 पार्ट होते हैं। ठीक है, 7 पार्ट मेन होते हैं आपके, जैसे कि आपका सम्राट हो गया, अमात्य मतलब मिनिस्टर हो गए, जनपद हो गया, आपका मित्र हो गए मतलब फ्रेंडली कंट्रीज हो गई, आपका कोष हो गया यानी ट्रेजरी हो गई, सेना हो गई आपकी मिलिट्री, और दुर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से सप्तांग थ्योरी में आपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए थे। इसके अलावा भी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में ये बताते हैं कि भाई हमारी 5 प्रोविंसेस थी। कौन कौन सी? उत्तर पथ, दक्षिण पथ, अवंती, प्राच्य और तक्षशिला। ठीक है, ये हमारी 5 प्रोविंसेस। ये भी हमें कहाँ से पता चलता है? 5 प्रोविंसेस यानी 5 जो आपके प्रांत थे, मतलब पूरा मौर्यन एम्पायर 5 प्रोविंसेस में डिवाइडेड। और इसी में कहा गया था कि हर प्रोविंस का ज़्यादातर होता था कि हर प्रोविंस का जो हेड होता था वो उस प्रोविंस का क्या होता था, जो गवर्नर होगा वो मतलब रॉयल फैमिली से आएगा। ठीक है, रॉयल फैमिली से आएगा, किंग या क्वीन का ही बेटा होगा। उसके बाद आपके प्रांत होते थे। प्रांत का फर्दर जो सब डिवीजन होता था डिस्ट्रिक्ट में होता था। डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट को कहते थे आहार कहा जाता था। क्या बोला जाता था? आहार या विश बोला जाता था। उसके बाद फर्दर इनके सब डिवीजन होते थे जो आपके विषय या डिस्ट्रिक्ट होते थे। द्रोणमुख, खरवाटिक, संग्रहण, उसके बाद ये ग्राम में आता था। इस तरीके से आपने मतलब ये सारी चीज़ें दे रखी थी। और इसमें ही आपका कोर्ट के बारे में दे रखा था कि जुडिशियल सिस्टम के बारे में अर्थशास्त्र में पता चलता है कि 2 टाइप की आपकी कोर्ट रहती हैं। ठीक है, आपकी 2 टाइप्स की कोर्ट्स रहती हैं। क्रिमिनल कोर्ट होती है जिसे आपकी कंटक शोधन न्यायालय बोलते हैं, और एक आपकी सिविल कोर्ट रहती है जो आपकी धर्मस्थी कहलाती है। तो क्रिमिनल और सिविल कोर्ट से स्पाई सिस्टम भी था। संस्था और संचार जैसे स्पाई सिस्टम थे आपके। क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट का भी सिस्टम रहता है। देन पेनाल्टी का भी सिस्टम रहता है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन की, पॉलिटी की, ये सारी चीज़ें आपकी अर्थशास्त्र आपको बताती है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पॉलिटी कैसी थी, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी और इकोनॉमी कैसी थी। तो अब भाई हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच मौर्यन एम्पायर कन्वर्टेड टू जैनिज्म इन द लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो किस मौर्य सम्राट ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाया था? वैसे लास्ट शायद वीडियो में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कहीं पे कि जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो अपने लास्ट के डेज में जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म को अपना लेता है। ये साउथ इंडिया चला जाता है, श्रवण बेगोला कर्नाटक, वहाँ पे जैनिज्म को अडॉप्ट करता है और संलेखना विधि से, और संलेखना विधि के बारे में भी मैंने बताया था, संलेखना विधि से अपने जो प्राण होता है वो त्याग देता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहेगा कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जैनिज्म में 2 सेक्ट थे ना, एक दिगंबर और श्वेतांबर, तो ये कौन से सेक्ट को अपनाता है? तो ये जाके जरा सर्च करिएगा। तो अब विच पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद द रॉक एडिक्ट्स अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइस। तो किस स्तंभ अभिलेख में अशोक के पशु बलि के विरुद्ध आदेश का उल्लेख है? ये सारनाथ है, दिल्ली टोपारा है, रुम्मनदेही है या सांची है? तो थोड़ा सा हम अशोक के इंस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। बेसिकली इंस्क्रिप्शन होता है यानी कोई चीज़ जो आपकी रिकॉर्ड करी गई है। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। एक पिलर इंस्क्रिप्शन थे, ठीक है, स्तंभ लेख। अब इसमें से भी ये सब 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, एक मेजर थे और एक माइनर थे।
ठीक है। इसी तरीके अशोक के पिलर जो आपके इंस्क्रिप्शन थे वो मेजर और माइनर दो पार्ट में डिवाइडेड थे। इसी तरीके से केव इंस्क्रिप्शन थे अशोक के, वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड थे। और फिर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो रहता है आपका रॉक एडिक्ट, ठीक है, यानी शिलालेख। रॉक एडिक्ट्स, शिलालेख, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक मेजर होता है, ये तो अभी आप मैंने बताया था, एक माइनर होता है। माइनर आपके 13 थे और मेजर आपके मेजर आपके 14 थे। तो मेजर रॉक एडिक्ट आपके 14 थे, मैंने बताया था ये 14 8 प्लेसेस में पाए गए थे। जो आगे मैप लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने डाला था वहां पे ये सब दे रखा है। फिर उसके बाद आपके माइनर रॉक एडिक्ट्स थे, तो एक बार चेक कर लेते हैं आपकी मैपिंग जो है, ठीक है। तो आप इसमें देखो मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स आपके बने हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मनसेहरा है, शाहबाजगढ़ी है, कांधार है, कलसी है, दिल्ली टोपारा है, मेरठ है, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ है, आपका कौशाम्बी है, रामपुरवा है, लौरिया अररराज है। तो ये सारे आपके इंस्क्रिप्शन है अशोक के, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपके मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट मार्क कर रखे हैं, तो इसको जाके आप जरूर देखना, ठीक है, इसको जाके आप कवर करना। तो भाई हमारा क्वेश्चन क्या था? तो हम चल रहे थे मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट पे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको जाके पीछे से आप देखिएगा, कवर कीजिएगा, मैप से ध्यान से याद रखिएगा। रॉक एडिक्ट के बारे में हो गया 14 और 13। देन हमारे जो पिलर एडिक्ट थे वो कौन से थे? मेजर आपके 7 थे और माइनर आपके 5 थे। 5 में से भी आपका कौन कौन सा था? जो सांची होता है, सारनाथ होता है, कौशाम्बी होता है, निगलवा सागर होता है, रिम्मनदेई, ये आपके माइनर पिलर एडिक्ट हैं, ठीक है। ये माइनर आपके पिलर एडिक्ट हैं, यानी ये आपके आपके ये लघु स्तंभ लेख हैं, ठीक है। 5 थे, ध्यान रखना, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, निगलवा सागर और रुम्मनदेई, ठीक है। बाकी 7 मेजर रॉक एडिक्ट कहाँ हैं वो जाके मैप में ढूंढो बैठ के। तो भाई हम चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो किस पिलर इंस्क्रिप्शन में जो आपको अशोक ने एनिमल सेक्रीफाइस को मना किया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा दिल्ली टोपारा होगा। देखो अशोक के कई रॉक एडिक्ट्स में एनिमल सेक्रीफाइस के अगेंस्ट बात करी गई है, नॉन वायलेंस के अगेंस्ट बात करी गई है, मतलब वायलेंस के अगेंस्ट नॉन वायलेंस ना करने के लिए बात करी गई है। तो लेकिन जो स्पेसिफिकली जो आपका इंस्क्रिप्शन डेडिकेटेड है वो आपका दिल्ली टोपारा है, यानी वो आपका एडिक्ट नंबर 4 है, ठीक है, एडिक्ट नंबर 4 है, ठीक है। वो आपका एडिक्ट नंबर 4 है, दिल्ली टोपारा में ये लोकेटेड है, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स स्टॉप्ड एनिमल सेक्रीफाइस। तो एनिमल सेक्रीफाइस्ड किसने बंद करवाया? वो अशोक ने। अब पूरी तरीके से नहीं बंद हुआ था, ठीक है, अगर ये कहना, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे हिस्टोरियंस ने लिखा हुआ है कि पूरी तरीके से नहीं बंद हुआ था, लेकिन अशोक ने कुछ स्पेसिफिक डेट्स थी और डे थे जहां जिस दिन पर पूरी तरीके से एनिमल सेक्रीफाइस बैन था। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एडिक्ट ऑफ अशोका रिफर्स टू द स्प्रेड ऑफ धम्म थ्रू रॉयल ऑफिसर्स। ठीक है, अशोक ने किस अभिलेख में शाही अधिकारियों के माध्यम से धम्म के प्रसार का उल्लेख किया है? तो वो हमारा रॉक एडिक्ट 13 है, रॉक एडिक्ट 7 है, रॉक एडिक्ट आपका 7th होगा या रॉक एडिक्ट 6th होगा, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर लिखा हुआ है 12th, ठीक है। अब अशोक ने ध्यान रखना कि कुछ अधिकारी अपॉइंट किए थे जिन्हें धम्म महामात्यास बोला जाता था, ठीक है, धम्म महामात्यास बोला जाता था। इनका काम ही यही था, धम्म महामात्यास का काम ही यही था कि अशोक ने इन्हें ये काम दे रखा था कि पूरे अपने पूरे एम्पायर में घूमो और जा जाके वहां पे धम्म का प्रचार करो। धम्म बेसिकली मैं बता चुका हूँ कि एक रिलीजन नहीं था, बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन पीस, ठीक है, एंड ह्यूमैनिटी एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर बेस था। तो इसका आंसर है हमारा रॉक एडिक्ट जो है वो आपका 7 दे रखा है, ठीक है, रॉक एडिक्ट 7। अब यहाँ पे दोनों में रॉक बी में भी दे रखा है, बी सॉरी आपका पिलर एडिक्ट है, सी आपका है रॉक एडिक्ट 7, तो आंसर है आपका रॉक एडिक्ट 7।
तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वर द अशोक इंस्क्रिप्शन प्राइमरली रिटन। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? तो मैंने आपको बोला है कि अशोक के जो आपके इंस्क्रिप्शन थे वो ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। इसके अलावा आपकी खरोष्टी, अरामाइक, अरेबिक, इन सब में भी अशोक के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो मिलते हैं, जैसे मनसेहरा और आपका शाहबाजगढ़ी। जब आप नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में देखोगे मैप में, मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी वो आपके खरोष्टी स्क्रिप्ट में मिलते हैं। लेकिन जो मेन लैंग्वेज थी ना वो आपकी प्राकृत ही थी, ठीक है, वो प्राकृत थी, ध्यान रखना। द फेमस अशोक चक्र इज इन द इंडियन नेशनल फ्लैग इज टेकन फ्रॉम। तो ये आपका जो भारतीय राष्ट्र ध्वज के प्रसिद्ध अशोक चक्र हैं ये कहाँ से लिया गया है? ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सारनाथ लॉयन कैपिटल से लिया गया है, ठीक है, सारनाथ लॉयन कैपिटल से लिया गया है और इसका मैंने आपको इमेज भी दिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच मौर्यन किंग फॉलोड द पॉलिसी कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म। तो अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने धम्म द्वारा विजय की नीति का पालन किया? वो बेसिकली अशोक था, ठीक है हमारा। अब एक रीजन ये भी बोला जाता है कि धम्म पॉलिसी को फॉलो करने के चक्कर में अशोक का जो अंपायर था वो वीक होता चला गया और धीरे धीरे उसके अंदर के ही जो लोग थे वो क्या करने लगे, वो पावरफुल होने लगे और फाइनली आपने देखा बृहद्रथ जो लास्ट रूलर होता है उसको मौर्य साम्राज्य का ही मिलिट्री कमांडर मार देता है, ठीक है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्यन डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो इट वाज ओवरथ्रोन बाय शुंग डायनेस्टी। मैंने आपको ईयर ऑलरेडी बता दिया था 185 बीसी और रूलर का नाम भी बता दिया था, ठीक है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द मौर्यन एम्पायर। देखो ऐसा है, मौर्यन एम्पायर में टोटल आपको जो मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, तो कई सारे ऑफिसर्स थे। 27 मैंने आपको बताए थे, अर्थशास्त्र कहता है 27 अध्यक्ष थे, ठीक है, 27 अध्यक्ष या 27 आपके ऑफिसर्स थे जो पूरा का पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, ठीक है। इसके अलावा 18 डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने डिपार्टमेंट्स को तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। 18 डिपार्टमेंट से, टेक्सटाइल से रिलेटेड डिपार्टमेंट था, आपका मिलिट्री से लेके डिपार्टमेंट था, टैक्स कलेक्शन से लेके, पुलिस से लेके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से लेके, ये सारे डिपार्टमेंट आपके इस तरीके से थे। तो अब आपको बताना है भाई कौन सा ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल था मौर्य साम्राज्य में कानून और व्यवस्था बनाने के लिए। वो हमारा दंड्या अध्यक्ष था, सन्निधाता था, समाहर्ता था या प्रदेष्टा था। देखो प्रदेष्टा तो जो था वो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टाइप का, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज टाइप का हो गया, डिस्ट्रिक्ट जो आपका डीएम टाइप का होता है उस टाइप का हो गया, ठीक है, प्रेजेंट का। समाहर्ता आपका टैक्स कलेक्टर था, साथ साथ टैक्स असेसमेंट करता था। सन्निधाता आपका ट्रेजरार था, ठीक है, जो राजकोष होता था उसका अध्यक्ष होता था। तो बचा आपका दंडा अध्यक्ष। जो आपका दंडा अध्यक्ष था वो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करता था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच काउंसिल डिड अशोक स्टैब्लिश टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ धम्मा। अभी मैंने आपको बताया कि अशोक ने धम्म के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए किस परिषद की स्थापना की थी? वो आपके धम्म महामात्य की थी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका रज्जुक था ये टैक्स कलेक्टर था, ठीक है, ये टैक्स, इसका काम था टैक्स कलेक्टर, ठीक है। अमात्य तो सभी अधिकारियों को बोला जाता था, अमात्य बेसिकली मिनिस्टर्स होते थे या अधिकारी होते थे आपके। प्रदेष्टा मैंने आपको बोला ये एक तरीके का जो हेड होता था, ठीक है, एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टाइप की इसकी रैंक थी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम थी वो हमारी लैंड रेवेन्यू थी और मैंने आपको बताया था 1/6 जो टैक्स था वो एज अ लैंड रेवेन्यू वसूला जाता था। और जब अशोक के 20 साल हो जाते हैं ना, तब जब वो लुम्बिनी पहुंचता है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा में, तो वो यहाँ पे कुछ कंसेशन देता है, इस टैक्स को 1/8 कर देता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारे एम्पायर में 1/6 था, लेकिन कहीं कहीं जैसे अशोक ने जब 20 साल पूरे हो जाते हैं, ठीक है, उसके तो वो एक लुम्बिनी में यात्रा करता है। तो यात्रा के दौरान जब वो लुम्बिनी पहुंचता है तो वहाँ के लोगों को गिफ्ट देता है कि भाई यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, तो हम यहाँ पे टैक्सेशन को कम करके 1/8 कर देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में हु वाज इन द चार्ज ऑफ रॉयल ट्रेजरी। तो अभी मैंने आपको बताया रॉयल ट्रेजरी का कौन था, ठीक है। तो आपका वो सन्निधाता था, समाहर्ता टैक्स कलेक्टर और टैक्स असेसमेंट करता था, पूरे टैक्स जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में कितना टैक्स आना है उसको असेस करने का काम समाहर्ता का करता था। और जो राजकोष का अध्यक्ष होता था वो आपका सन्निधाता होता था।
इसके अलावा आपके लक्षणा अध्यक्ष था जो टकसालों का प्रमुख होता है, पोतवा अध्यक्ष था, सूना अध्यक्ष था जो आपका बूचड़ खानों का अध्यक्ष होता है, सुलवा अध्यक्ष था जो जुर्माना वसूल करता था, पण्य अध्यक्ष था जो व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड होता है, आकरा अध्यक्ष था जो मिंट्स का प्रमुख था, खानों का प्रमुख था, विवेका अध्यक्ष था जो चारागाहों का प्रमुख था, संस्था अध्यक्ष था जो व्यापारिक मार्गों का प्रमुख था। तो इस तरीके से टोटल आपके 27 विभागा अध्यक्ष दे रखे हैं, ठीक है, जो अर्थशास्त्र मेंशन करता है। इसके अलावा मैंने आपको 18 डिपार्टमेंट्स बताए थे, 18 तीर्थ बताए थे, जैसे मंत्री हो गया, पुरोहित हो गया, समाहर्ता, सन्निदाता, सेनापति, युवराज, प्रतिष्ठा, व्यवहारिक, न्यायिक, कर्मांतिक, अंतर्वैश्विक, मंत्री परिध्यक्ष, आठवें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 18 तीर्थ थे। अब जो भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का, तो जितना हो सकता है, क्योंकि मौर्यन अंपायर बहुत वास्ट है तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, और जितना हम मौर्यन अंपायर से पॉइंट्स के थ्रू जितने क्वेश्चन कर सकते थे, जितने पॉइंट्स निकाल सकते थे, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस आपको ला के दिए हैं। तो भाई अब इस आपका काम है, प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।